भारतीय निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक कुमार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। आदेश के अनुसार पदभार ग्रहण करते ही वे दिल्ली सरकार के अधीन मौजूद अपने सभी पुराने प्रशासनिक प्रभारों से मुक्त हो जाएंगे, ताकि चुनावी कामकाज पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से हो सके। ये नियुक्ति जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिल्ली सरकार से परामर्श के बाद की गई है, जिससे मतदाता सूची के पुनरीक्षण, आगामी चुनावी प्रक्रियाओं और प्रशासनिक समन्वय को और अधिक पारदर्शी व मजबूत बनाने की उम्मीद की जा रही है। नीति आयोग की एक विस्तृत रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचाए बिना 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर सकता है। नीति आयोग के मुताबिक ऊर्जा, परिवहन, उद्योग, इमारत और कृषि क्षेत्रों में बड़े लेकिन योजनाबद्ध बदलावों के जरिए भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित कर सकता है। रिपोर्ट में साफ किया गया है कि स्वच्छ बिजली, इलेक्ट्रिक परिवहन, ऊर्जा दक्षता, अक्षय और परमाणु ऊर्जा के विस्तार से उत्सर्जन में कमी आएगी, जबकि जीडीपी की रफ्तार बनी रहेगी। हालांकि इसके लिए भारी निवेश, नई तकनीक, बेहतर शहरी नियोजन और रोजगार के न्यायपूर्ण बदलाव पर खास ध्यान देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया में किसी को भी रुकावट पैदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दाखिल एफिडेविट पर ध्यान देते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक से पूरे मामले पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अदालत ने यह भी साफ किया कि वोटर लिस्ट में किसी भी तरह के बदलाव का अंतिम फैसला वोटर रोल अधिकारी ही लेंगे और एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष रहेगी। ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से योग्य मतदाताओं के बाहर होने की आशंका जताई गई थी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अनावश्यक बाधा किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी। जम्मू कश्मीर में बागवानी क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है और फलों का रकबा और उत्पादन दोनों बढ़े हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि मौसम से जुड़ी चुनौतियों, ट्रांसपोर्ट और भंडारण सुविधाओं की कमी के मुकाबले सरकारी सहयोग पर्याप्त नहीं है। सरकार ने बीमा योजना, सब्सिडी और नियंत्रित वातावरण स्टोरेज बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन किसानों को राहत तभी मिलेगी जब ये योजनाएं जमीनी स्तर पर तेजी से लागू हों, जैसा कि बजट में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी संकेत दिया है। आगरा स्थित ताजमहल में 10 फरवरी को सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक आम पर्यटकों का प्रवेश बंद रहेगा, क्योंकि सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी अपनी पत्नी के साथ ताजमहल का भ्रमण करेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मुताबिक ये फैसला वीवीआईपी प्रोटोकॉल और सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। साथ ही 11 फरवरी को थाईलैंड की राजकुमारी सिरिवनबा नारीरत्न की प्रस्तावित विजिट को लेकर भी आगरा में कड़े इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में प्रशासन ने पर्यटकों को सलाह दी है कि वे सुबह के बजाय दोपहर बाद ताजमहल देखने जाएं, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में लगातार गतिरोध देखने को मिला और हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही महज 13 मिनट में ही स्थगित करनी पड़ी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें अहम मुद्दों पर बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, जबकि सरकार बहस से बच रही है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष खुद सदन को चलने नहीं देना चाहता और नियमों के तहत ही कार्यवाही हो सकती है। दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप के बीच सदन में सहमति नहीं बन पाई, जिस कारण कार्यवाही बाधित रही और अगली बैठक के लिए टाल दी गई। लैंड फॉर जॉब से जुड़े मामले में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करते हुए अदालत में अपना पक्ष रखने की बात कही। ये मामला प्रवर्तन निदेशालय की जांच से जुड़ा है, जिसमें पहले ही कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। कोर्ट ने इस केस में आगे की कार्यवाही जारी रखते हुए पहले से दिए गए आदेशों और जमानत से जुड़े पहलुओं का भी संज्ञान लिया है। महाराष्ट्र के मावल तालुका में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनावों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत का परचम लहराया है। मावल के मतदाताओं ने पार्टी को भारी बहुमत दिया, जहां एनसीपी ने सभी 5 जिला परिषद सीटों और 10 पंचायत समिति सीटों पर बढ़त बनाते हुए स्पष्ट जीत हासिल की। ये नतीजे पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से जुड़े घटनाक्रम के बाद हुए पहले स्थानीय चुनाव माने जा रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखा। वहीं भारतीय जनता पार्टी को सीमित सफलता मिली, जबकि प्रशासन ने मतगणना के दौरान मावल क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी। बजट सत्र 2026 के दौरान लोकसभा में लगातार हंगामे की वजह से केंद्रीय बजट पर चर्चा नहीं हो सकी और कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम मुद्दों पर बहस से बच रहे हैं और इसी कारण सदन में उपस्थित नहीं हुए। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार बजट, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और उनके संभावित प्रभाव पर खुली चर्चा नहीं चाहती, जबकि सत्ता पक्ष का तर्क है कि विपक्ष के रवैये से सदन नहीं चल पा रहा। इस टकराव के चलते सदन का कामकाज प्रभावित रहा और बजट सत्र की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी।
केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक नक्सलवाद के खात्मे के लक्ष्य को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में सुरक्षा एजेंसियों और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों की अहम बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प के बाद हुई इस बैठक में छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष फोकस रखा गया है, जहां अब भी गतिविधियां देखी जा रही हैं। सरकार का जोर सुरक्षा एजेंसियों के आपसी तालमेल, बचे हुए नेटवर्क की पहचान, फंडिंग रोकने और समावेशी विकास पर है, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापित की जा सके और आने वाले महीनों में हालात पूरी तरह नियंत्रण में लाए जा सके। केंद्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर पी चौडप्पा ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से कोको की खेती का वैश्विक केंद्र बनने की राह पर है, क्योंकि यहां की जमीन, जलवायु और खेती का मॉडल बेहद अनुकूल है। एल्लूरू जिले में आयोजित कोको कॉन्क्लेव के दौरान उन्होंने बताया कि राज्य में नारियल और ताड़ के बागानों के साथ इंटरक्रॉप के रूप में कोको की खेती किसानों को स्थायी आय दे रही है और प्रति हेक्टेयर पैदावार वैश्विक औसत से कहीं अधिक है। CPCRI के अनुसार यदि खेती का रकबा और पौध उत्पादन योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाया गया तो आने वाले वर्षों में आंध्र प्रदेश न केवल देश बल्कि दुनिया में कोको उत्पादन का बड़ा केंद्र बन सकता है। केंद्रीय सूचना आयोग ने साफ किया है कि सरकारी नौकरियों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति कोई अधिकार नहीं बल्कि सामान्य भर्ती प्रक्रिया का एक अपवाद है। केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा कि अनुकंपा नियुक्तियों में अपारदर्शी प्रक्रिया, अस्पष्ट मानदंड और रिकॉर्ड साझा न करने की वजह से विवाद, मुकदमे और RTI आवेदनों की संख्या बढ़ रही है। आयोग ने निर्देश दिया कि अगर किसी मामले पर विभागीय समिति ने विचार किया है तो उससे जुड़े रिकॉर्ड, योग्यता सूची और बैठक का विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए, क्योंकि पारदर्शिता ही जवाबदेही और संस्थानों में भरोसा बनाए रखने का आधार है। मणिपुर के उखरुल जिले में दो समुदायों के बीच तनावपूर्ण स्थिति सामने आने के बाद प्रशासन ने एहतियातन निषेधाज्ञा लागू कर दी है। कुछ इलाकों में घरों से जुड़ी गंभीर घटनाओं और आपसी टकराव की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। हालात को संभालने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री लोसी डिखो खुद प्रभावित क्षेत्र में मौजूद रहकर शांति बहाली की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और हालात सामान्य करने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। झारखंड में अब भी करीब 32% बच्चों का कम उम्र में विवाह हो रहा है, जिसे यूनिसेफ ने गंभीर चिंता का विषय बताया है। रांची में आयोजित किशोर सशक्तिकरण और बाल विवाह उन्मूलन कार्यशाला में यूनिसेफ और राज्य सरकार ने मिलकर 2019 तक झारखंड को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। कार्यशाला में ये स्पष्ट किया गया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षा और किशोर किशोरियों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाकर ही इस चुनौती से निपटा जा सकता है। वहीं सरकार और सामाजिक संगठनों के साझा प्रयासों से इस दिशा में ठोस प्रगति लाने पर जोर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मदुरई स्थित तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ियों से जुड़े मामले में मद्रास हाईकोर्ट के अक्टूबर 2025 के आदेश को सही ठहराते हुए उसमें हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला संतुलित है और इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। आदेश के तहत कुछ धार्मिक गतिविधियों पर सीमाएं तय की गई हैं और जब तक सक्षम सिविल कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक पशु से जुड़ी प्रथाओं और संबंधित गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी, जबकि विशेष अवसरों पर तय शर्तों के साथ सीमित धार्मिक गतिविधियां जारी रह सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने साइबर ठगी के बढ़ते मामलों पर कड़ी चिंता जताते हुए कहा है कि पिछले 4.5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम से जुड़ा मामला सामने आया है, जो कई छोटे राज्यों के बजट से भी अधिक है। कोर्ट ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में अचानक होने वाले बड़े लेन देन को रोकने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करें और पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए व्यावहारिक नीति अपनाई जाए। साथ ही अदालत ने भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों और दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर एक मानक कार्यप्रणाली तैयार करने को कहा है, जबकि CBI को ऐसे मामलों की पहचान और जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब में राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है, जहां कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा ने रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू को लेकर राहुल गांधी के बयान का खुलकर समर्थन किया। सुखपाल खैरा ने कहा कि राहुल गांधी का बयान किसी समुदाय के खिलाफ नहीं था, बल्कि बिट्टू के राजनीतिक फैसलों और कांग्रेस छोड़ने से जुड़ा था, जिसे उन्होंने पार्टी के साथ विश्वासघात बताया। इस मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। वहीं खैरा ने राज्य में कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों को लेकर भी मौजूदा सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा कि लगातार सामने आ रही घटनाओं से जनता में चिंता बढ़ रही है।
तमिलनाडु के राजीपेट में टाटा मोटर्स के 9,000 करोड़ रुपए के निवेश से बने नए कार प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने किया, जिससे 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इस अत्याधुनिक फैक्ट्री में जगुआर लैंड रोवर समेत वर्ल्ड क्लास वाहनों और नए कार पार्ट्स का उत्पादन होगा। सरकार के मुताबिक ये परियोजना राज्य को ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का ग्लोबल हब बनाने की दिशा में अहम कदम है। साथ ही तेज अनुमोदन और समयबद्ध क्रियान्वयन से निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को खत्म किए जाने से हिमाचल प्रदेश पर पड़े आर्थिक दबाव को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि न तो फाइनेंस कमीशन ने राज्य की स्थिति सुनी और न ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से राहत मिली। इसलिए ये मुद्दा अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा। सुक्खू ने बताया कि पहले रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट राज्य के बजट का बड़ा सहारा था, जिसके हटने से पहाड़ी राज्य की वित्तीय चुनौतियां बढ़ गई हैं। उन्होंने संकेत दिया कि जरूरत पड़ी तो सरकार अपने अधिकारों के लिए आगे की संवैधानिक राह भी तलाश सकती है। जबकि बीजेपी नेताओं से पीएम से समय लेकर साथ चलने की अपील भी की गई है। नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2026 के दूसरे सत्र में छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि लीडर बनने का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि पहल करने की सोच विकसित करना और अपने विचारों को साफ और प्रभावी ढंग से रखना है। पीएम मोदी ने छात्रों को टेक्नोलॉजी और एआई को डर के बजाय क्षमता बढ़ाने के साधन के रूप में अपनाने की सलाह दी। साथ ही स्टार्टअप करियर प्लानिंग आदतों में बदलाव और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य से खुद को जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास, अनुशासन और सही सोच के साथ छात्र न केवल परीक्षा बल्कि जीवन की हर चुनौती को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं।